हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे क्या सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टर ये क्या चीज़ होती है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कहाँ कैसे पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना। तो आज के लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी थी जैसे कि इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू ए रोटेटिंग रॉड। अब रोटेटिंग रॉड के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ निकल के आया था वो कितना आया था 1/2 BL ओमेगा स्क्वायर। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर के फॉलो करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और वैसे फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, पेज को लाइक कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ होती है ना, सेल्फ इंडक्शन। अच्छा अच्छा हमने दो कंपोनेंट पढ़े, कंपोनेंट की बात करते हैं, इसमें हम इंडक्टर पढ़ेंगे। इंडक्टर क्या चीज़ होती है, दो कंपोनेंट पढ़े हमने, एक तो रजिस्टर है ना, क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, एक तो पढ़ा रजिस्टर, एक क्या पढ़ा था रजिस्टर कुछ इस तरह का होता है, रजिस्टर कुछ इस तरह का होता है R, और पोटेंशियल क्या होता है V = I × R। ऐसे ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी कैपेसिटर, वो कुछ इस तरह की होती थी C, और क्या होता है Q = CV फॉर्मूला है। ऐसे ही इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, इंडक्टर। ये लास्ट इस टाइप का कंपोनेंट है। तीन टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इसका इंडक्टेंस L होता है। इसके इंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, ऐसे इंडक्टर का इंडक्टेंस L होता है। ठीक, हाँ। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा फिर, जब C का ये है R का है तो इसका L का क्या फॉर्मूला होगा, यही इसी क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका वर्क है हीट में कन्वर्ट करना करंट को रोक करके, इसका वर्क है चार्ज को रोक करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका क्या वर्क होगा, है ना। तो इसके आगे ये क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन मार्क कब हटेगा, जब हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और बने रहना और कॉपी पेन निकाल करके नोट्स बनाना स्टार्ट करना। आज हम पढ़ने वाले इंडक्टर क्या चीज़ है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन से, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है जो इंडक्टर्स में ही डेवलप होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक फिनोमिना जो इंडक्टर में डेवलप होता है। एक्चुअल में इंडक्टर होता क्या है, जैसे सोलेनॉइड पढ़ा ना 4th चैप्टर 5th चैप्टर में, याद होगा मैग्नेटिक वाले में, सोलेनॉइड, बस सोलेनॉइड को इंडक्टर बोल देते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन। चलो भाई, सेल्फ इंडक्शन हेडिंग क्या लिखेंगे, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखो मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है इस तरह का, ये एक सोलेनॉइड, ये ना सोलेनॉइड है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही है लगातार I, इसकी लेंथ कितनी है L, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके अंदर N। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें करंट अगर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से करंट फ्लो होती रहेगी वायर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम करंट को चेंज कराएंगे, अगर हम इस करंट को इंक्रीज करने लगे या डिक्रीज करने लगे तो क्या होगा, करंट के इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या ना। phi = BA cos थीटा, क्योंकि अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, I पे, करंट पे, सिंपल सी बात है। तो करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे हम इस करंट को चेंजिंग करंट रखेंगे, अगर ये करंट लगातार क्या हो रही हो, वेरिएबल करंट हो, अगर ये कैसी करंट हो, वेरिएबल करंट हो, तो एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो इस करंट का अपोज करने की कोशिश करेगा, जो इस करंट का क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब अगर इसका देखो ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब ये सोलेनॉइड ऐसे रखा है मान लो थोड़ी देर के लिए, अब मैंने इसको उठा करके ऐसे बना दिया आपके सामने मार करके, है ना। तो आपको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सोलेनॉइड को बनाओ भाई नीचे, जब हम इसे नीचे बनाएंगे, इसके क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये रहा भाई, है ना, पीछे को स्प्रिंग की तरह जा रहा है ये। अब करंट फ्लो हो रही है इसमें, ऐसे देखो ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो मतलब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है ऐसे, करंट क्लॉकवाइज फ्लो हुई तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, अंदर की तरफ को। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड गया भाई इसमें अंदर को इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर को। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या होगा,
चेंज होगा, क्योंकि करंट वेरिएबल है, आई करंट क्या है वेरिएबल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल हुआ। जब वेरिएबल हुआ तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या काम करेगा, इसका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करा देगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा क्या करता है, करंट का अपोज। अगर करंट ज्यादा जा रही होगी तो कम करेगा, और अगर करंट कम जा रही होगी तो ज्यादा करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग करंट फ्लो करा देंगे तो ये क्या कोशिश करेगा, करंट डिक्रीज हो, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। और अगर करंट डिक्रीज हो रही हो तो क्या कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। इट वर्क्स लाइक ए बैटरी, ये बैटरी की तरह वर्क करेगा। जैसे कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रही है लगातार, मान लो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या चाहेगा, करंट डिक्रीज हो। तो कैसे वर्क करेगा बैटरी के लिए, यहाँ पर भी इस तरह से एक बैटरी बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि करंट यहाँ से निकलेगी, ऐसे इंड्यूस करंट है ना, तो इसका क्या करेगी, अपोज। ऐसे तो अपोज होती है करंट, है ना। और अगर करंट डिक्रीज होती तो इंक्रीज करने की कोशिश करता, तब निगेटिव टर्मिनल यहाँ आता और पॉजिटिव टर्मिनल वहां चला जाता। तो क्या फिनोमिना है, दिस इज ए फिनोमिना, कैसे लिखेंगे, दिस इज ए फिनोमिना, दिस इज ए फिनोमिना, फिनोमिना if a current or magnetic flux changes in a coil, then an induced EMF produced to oppose the current, this is called self induction। ठीक है भाई, ये दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें थी सेल्फ इंडक्शन की। सही है, बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना होगा, और वो इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, है ना। अब जब करंट फ्लो हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही होगी, सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो प्रॉपर्टीज किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगी, तो उसके लिए हमें इसका कांस्टेंट चीज, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर होता था, ऐसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता था, ऐसे इंडक्टर का क्या होगा, इंडक्टेंस होता है ना। तो क्या बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ से आएगा, तो बात करते हैं किसकी, ये सेल्फ इंडक्शन था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो भाई कैसे करते हैं, देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ, अच्छा सेल्फ इंडक्शन डेवलप किसमें होता है, इंडक्टर्स में। किसमें डेवलप होता है, इंडक्टर्स में। तो लिखेंगे इट डेवलप्स इन इंडक्टर्स अभी समझाते हैं, इंडक्टर सोलेनॉइड को बोलते हैं, इंडक्टर्स में डेवलप होता है ना। सिंबल क्या होगा इंडक्टर का, सिंबल क्या होता है भाई इंडक्टर का सिंबल होता है, अभी बनाया हमने, एक बार और बनाते रहा हूँ मैं आपको, ये इंडक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, चलो यूनिट अभी देखते हैं। तो ये बात है। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ है, ये कितने होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो देखते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें करंट फ्लो हो रही थी आई, तो करंट फ्लो हो रही थी, तो करंट जब चेंज हो रही थी तो क्या चेंज होगा इसके साथ साथ, करंट चेंज होने से क्या चीज चेंज होगी, करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द करंट, कि इफ वी चेंज द करंट देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो चेंज। तो लिखेंगे हियर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सही बात है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, करंट के, क्योंकि अगर करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनल का साइन आया, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट आता है कांस्टेंट। तो यहां जो कांस्टेंट है वो होगा फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। अब इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये है भाई बात एल। तो एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ। अब एल की वैल्यू अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई अपॉन आई, ये फॉर्मूला आया हमारे पास। अच्छा अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एल क्या होगी सेल्फ इंडक्शन की, हेनरी,
क्यों? क्योंकि हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी थी भैया, तो हेनरी तो होगी, एच से डिनोट कर देते हैं उन्हें। ठीक है भाई, बात तो ठीक है। अब एक बात बताओ, एक तो फॉर्मूला ये है इसका, एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है, हम जानते हैं वी नो दैट जो E होता है, E क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फैराडेज थर्ड लॉ, ये होता है। ठीक, फाई की वैल्यू ऊपर से ये वाली फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ फाई, पुट वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? L इंटू आई अपॉन डी टी, या L ले लो कॉमन क्योंकि कांस्टेंट L तो माइनस L डी आई अपॉन डी टी। तो भैया ये दो फॉर्मूलाए हैं, इंड्यूस ईएमएफ निकालना हो तो ये लगा सकते हैं, और अगर L निकालना हो तो वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि जो L है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आप कहोगे सर ये L तो फाई और आई पे डिपेंड करेगा क्योंकि फाई इज इक्वल टू L है, तो यही मार खा जाओगे। जैसे रजिस्टर में V इक्वल टू आई आर में रजिस्टर का रजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता था और ना ही I पे डिपेंड करता था। एज ए कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, तो C जो था ना तो वो Q पे डिपेंड करता था ना ही V पे, किस पे डिपेंड करता था? डायमेंशंस पे, है ना। तो ऐसे इंडक्टर का इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ना तो फाई पे डिपेंड करता, ना ही आई पे डिपेंड करता, ना ही एल पे, ना ही ई पे डिपेंड करता, ना ही डी आई अपॉन डी टी पे डिपेंड करता। मतलब ना तो ई एम एफ पे डिपेंड करता है, ना ही ये करंट पे डिपेंड करता है, ना ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और ना ही ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ करंट पे डिपेंड। तो करंट डिपेंड किस पे करता है, यही चीज़ देखेंगे हम कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे निकाला जाता है, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा। हालांकि अब बात करते हैं जो इंडक्टर्स होते हैं, इन इंडक्टर कैसे इंक्रीज किया जाए, इंडक्टर का इंडक्टेंस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तब तक हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कैसे इंक्रीज करेंगे या कैसे डिक्रीज करेंगे। तो मान लो हमने पता लगा लिया कि जो सेल्फ इंडक्टर का इंडक्टेंस है ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ये भी किस पे डिपेंड करता है? इंडक्टर की डायमेंशंस पे, जैसे कि एरिया हुआ, लेंथ हुई और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो उससे हमारा काम नहीं चला, उससे हमारा काम नहीं जम पा रहा, जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है उससे हमारा काम नहीं। हम तो चाह रहे और बढ़े, लेकिन वो चीज़ें तो लिमिटेशंस हो जाएंगी ना, क्योंकि अगर हम एल को और ज़्यादा करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो भी नहीं, वो जंगे ज़्यादा घेरेगा। हम उसके एरिया ज़्यादा करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा जंगे घेरेगा। तो हमारे पास फिर बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की, इंडक्टर को कैसे कंबाइन किया जाए। तो इंडक्टर को वही जैसे कैपेसिटर और रजिस्टर को कंबाइन करते थे, ऐसे इंडक्टर को कंबाइन करने का भी तरीका होता है, सीरीज़ और पैरेलल। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि इंडक्टर को कैसे कंबाइन किया जाता है। तो इंडक्टर कैन बी कंबाइन इन टू वेज, तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ये चीज़ें समझ में आई, नोट कर लो इसे पूरा ऐसे क्या ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ बढ़िया लिखा है। अब लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और नंबर टू क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ और एक क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वो देखते हैं भाई हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो हमारे पास एक इंडक्टर है, इन्हें सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सीरीज में लगाया, एक ये लगाया ऐसे ही, ठीक। और यहाँ से हमने लाइट दी, सोर्स मतलब कोई सोर्स ऐड कर दिया हमने यहाँ से, ठीक, करंट का। तो यहाँ से करंट निकलेगी आई, यहाँ से कैसे करंट निकली? आई। मान लो इसका इंडक्टेंस है L1 और इसका इंडक्टेंस है कितना? L2। तो अब करंट दोनों में क्या रहेगी? सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जितनी करंट है उतनी करंट यहाँ। तो अलग क्या क्या होगा? ईएमएफ, इसमें इंड्यूस ईएमएफ E1 मान लो यहाँ हुआ, और यहाँ का कितना हुआ? E2 हुआ। तो आपको पता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी पढ़ते हैं तो जो सेम चीज़ है उसे छोड़ दो और जो डिफरेंट चीज़ है उसे पकड़ लो। तो लिखेंगे डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ? ई। लिखेंगे नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यही हो जाएगा। E क्या होता है इंडक्टर के केस में? माइनस L डी आई अपॉन डी टी। ऐसे यहाँ हो जाएगा E1 के लिए माइनस L1
डी आई अपॉन डी टी। ऐसे ई टू के लिए हो जाएगा क्या, माइनस प्लस माइनस माइनस L2 डी आई अपॉन डी टी। अब डी आई अपॉन डी टी यहाँ से कॉमन निकालो तो माइनस L डी आई अपॉन डी टी। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि करंट सेम है, करंट सेम है तो रेट ऑफ चेंज होगा, करंट भी सेम ही होगा। माइनस डी आई अपॉन डी टी हमने क्या लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, L1 प्लस L2 डी आई अपॉन डी टी माइनस डी आई अपॉन डी टी माइनस, तो L की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, L1 प्लस L2। तो यह है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स में जैसे रजिस्टर्स को ऐड किया जाता था सीरीज में तो R इक्विवेलेंट आता था R1 प्लस R2, ऐसे इंडक्टर्स को जब सीरीज में कंबाइन करते तो इंडक्टेंस आता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में कम आएगा। तो अच्छा हमने इंडक्टर को जब सीरीज में ऐड किया तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंडक्टर को जब सीरीज में ऐड किया तो इंडक्टेंस क्या होगा, नेट इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ऐसे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, एक इंडक्टर यहाँ आया और एक इंडक्टर इसके नीचे लगा दिया हमने। ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, सब जानते हैं। अब हमने क्या काम किया, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये रहा बैटरी और नीचे हमने लगा दी एक बैटरी, ये लगाई भाई बैटरी, सोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक, ये आया यहाँ पे ऐसे। अब इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस हुआ L1 मान लो और इसका हुआ L2 और यहाँ से करंट चली I, तो इस I को दो जॉइंट, एक जॉइंट मिला यहाँ पे, जब जॉइंट मिला तो ये तो डिवाइड होगी, है ना। इसके पास दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता ये, यहाँ जाएगी I2 और यहाँ जाएगी कितनी I1। अब जब करंट अलग अलग हुई तो क्या चीज़ सेम होगी, पोटेंशियल। मान लो इसका EMF E था इस सोर्स का, तो इसका कितना होगा, E ही होगा इसका भी, और इसका भी कितना होगा, E ही होगा। बस अब वहीं पे आ जाओ, जो सेम चीज़ है उसे छोड़ दो, डिफरेंट चीज़ है उसे पकड़ लो। डिफरेंट क्या है, करंट लिखेंगे नाउ नेट करंट, नाउ नेट करंट। तो करंट क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्या अगर इसका डिफरेंस, क्योंकि ऐसे तो मैं लेने मतलब रेट ऑफ चेंज हो करंट से, तो डिफरेंशिएटिंग कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा di अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी। अब डी आई अपॉन डी टी क्या होता है, हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ सकती है हमारे लिए माइनस ई अपॉन एल। तो पुट करो तो क्या हो जाएगा, E अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस E अपॉन L1 प्लस माइनस E अपॉन L2। कॉमन लेके ये काट दो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो क्या आया हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई होप यू गॉट माय पॉइंट के दोनों के कंडीशंस में ही किस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस डिक्रीज होगा और किस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, समझ में आ रही होगी बात। इसमें डिक्रीज होगा और इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा नेट इंडक्टेंस, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्या इंडक्टर होता है, क्या इंडक्टेंस होती है और कैसे इन्हें सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडक्टर किन किन चीज़ों पे, इंडक्टर का इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्थी, गुड ब्लेस यू, गुड लक।